हेलो बच्चों, वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन, जो कि एमीन्स को बनाने का एक तरीका है। इसके साथ साथ एल्किल हैलाइड्स की एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो ये रिएक्शन दोनों ही चैप्टर्स में हमारे लिए समान रूप से उपयोगी है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। सबसे पहले बच्चों इसका मीनिंग समझते हैं हम कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स का क्या मीनिंग है। तो ये जो शब्द यहां पर आप देख रहे हैं अमोनोलिसिस, अमोनी अपघटन। अपघटन देखो टूटने से संबंधित होता है। जिस तरह से कोई भी यौगिक जल से क्रिया करके टूट जाता है तो उसको अपन कहते हैं जल अपघटन। ठीक वैसे ही अगर कोई अणु अमोनिया से क्रिया करके, कोई भी यौगिक अमोनिया से क्रिया करके अगर टूटता है तो वो अमोनिया अपघटन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है इसका। यही बात सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं ये क्लियर किया गया है कि अमोनिया अपघटन का क्या मीनिंग है। तो अमोनिया अणु द्वारा, यानी जब भी किसी अणु के साथ, जब भी किसी यौगिक के साथ अमोनिया NH3 रिएक्ट करेगा, अमोनिया अणु द्वारा CH आबंध, CH आबंध कहां होगा? एल्किल हैलाइडों में। एल्किल हैलाइडों का जो सामान्य सूत्र है बच्चों आप जानते हैं, अपन नॉर्मली इनको RH लिखते हैं। और R यानी जो एल्किल समूह होता है उसका जो कार्बन है वो हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये CH बॉन्ड होता है एल्किल हैलाइडों में, कार्बन हैलोजन बंध। तो अगर अमोनिया अणु इस CH आबंध को तोड़ दे, इस बॉन्ड का विदलन कर दे, क्लीवेज कर दे, तो अमोनिया अणु द्वारा CH आबंध के विदलन की प्रक्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। क्लियर है बात? यानी एल्किल हैलाइड का जो CH कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो यदि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके टूटता है, अगर अमोनिया उसको तोड़ता है तो वो अमोनिया। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब ये जो अमोनिया अपघटन की रिएक्शन है ये एक्चुअल में होती कैसे है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं, इस बात को बच्चों यहां बताया गया है कि यदि एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक अमोनिया को एक सील्ड ट्यूब, क्योंकि गैसीय उत्पाद अभिक्रिया स्टार्ट होती है, कोई भी गैसीय, इसमें तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो गैसीय है। अगर सील्ड ट्यूब नहीं होगी तो गैसीय जो यौगिक होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, रिएक्शन प्रॉपर ढंग से होगी नहीं, इसलिए सील्ड ट्यूब में लेना जरूरी है। तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक अमोनिया को यदि सील्ड ट्यूब में 373 पर हम गर्म करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब आप समझते हैं सब्स्टिट्यूशन का, एक समूह हटकर उसके स्थान पे दूसरा आ जाए। अगर हटने वाला और उसके स्थान पर आने वाला दोनों ही नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, अभी मैकेनिज्म में सारी बात अपने समझ में आ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो इस रिएक्शन से देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों तरह की तो एमीन और साथ में जो चतुष्क अमोनियम लवण है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, वो भी साथ में बनता है। तो इस रिएक्शन में आप एल्किल हैलाइड और अमोनिया का मिक्सचर एक सील्ड ट्यूब में लेकर 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो तीनों ही तरह की एमीन और साथ में चतुष्क अमोनियम लवण, इन चारों का मिक्सचर यानी मिश्रण हमें इस रिएक्शन में प्राप्त होता है। ये इस रिएक्शन की कंडीशन हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिएक्शन का वो है इसकी मैकेनिज्म, कि होती कैसे ये रिएक्शन, वो देखेंगे तो अपने सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रिएक्शन किस ढंग से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस बात को अपन अच्छे से और इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो सील्ड ट्यूब में क्या लिया अपन ने? एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया। चलिए यहीं से बात को शुरू करते हैं। तो ये हो गई एल्किल हैलाइड RH और साथ में अमोनिया NH3 हो गया। अमोनिया में आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर Lp पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
Lp, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर होता है। क्लियर है बात? ये एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गई अमोनिया, दोनों को सील्ड ट्यूब में ले लिया, गर्म किया। तो अब यहां पर देखो समझने वाली बात है, अमोनिया यहां पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करता है, नाभिक स्नेह के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके नाइट्रोजन के ऊपर एलपी है, ये रहा। एलपी जिस मॉलिक्यूल के पास होता है वो हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो अमोनिया यहां पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है। कारण हमने क्लियर कर लिया क्यों कर रहा है। अच्छा, एल्किल हैलाइड का ये जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और हेलोजन, एल्किल समूह का कार्बन, जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अपन ने, एल्किल समूह का कार्बन और हेलोजन, इसके बीच का ये जो बॉन्ड है, इसमें देखो ये पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पोलर नेचर का होता है मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? कि इसमें जो कार्बन हेलोजन बंध है उसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हेलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दो पोल्स बन गए ना, पॉजिटिव और, इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पोलर। अब बताओ, आप खुद बता दो आप कि ये NH3 जिसके ऊपर Lp, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन और हेलोजन दोनों में से किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कार्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये समझने वाली बात है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बच्चों जो NH3 है वो इस कार्बन वाले समूह यानी एल्किल समूह की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? ये बात हम अच्छे से कर चुके हैं। इसका कारण ये होता है, ये जो बॉन्ड है इसके साझे वाले इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की तुलना में अधिक होती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब ऐसा होने से जुड़ गया ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर कहां जुड़ गया? एल्किल समूह के साथ, या यूं कहें एल्किल समूह का जो कार्बन है उसके ऊपर जुड़ गया। ठीक है, जुड़ने से ये बन गया बच्चों, देखिए NH3X, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव। X पे नेगेटिव क्यों है ये बात यहां पर समझ ली हमने। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आते हैं? हेलोजन की तरफ, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो। अब इस कार्बन के ऊपर, एल्किल समूह का जो कार्बन है उसके ऊपर जो प्लस आवेश आया, उस वजह से NH3 उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इस जुड़ने के लिए ये जो बॉन्ड बना है, ये जुड़ा है एल्किल समूह पर जाकर, उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों किसने दिए हैं? नाइट्रोजन ने। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गया, और दाता परमाणु पर चार्ज हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। क्लियर है बात? चलिए, अब ये जो यौगिक यहां पर बना है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। क्यों अमोनियम साल्ट? आप जानते हो, जैसे सबसे कॉमन एक अमोनियम साल्ट आपको ध्यान में, NH4Cl। कौन सा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब इससे कंपेयर करो, आप इसको समझ में आ जाएगा आराम से। आप कंपेयर करोगे तो हेलोजन Cl की जगह इसमें X है, ठीक है। NH4, अब इसमें क्या हुआ? NH4 हाइड्रोजन 3 है, चौथी हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर क्या आ गया? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह यहां पर प्रतिस्थापी के रूप में है ना। किसको रिप्लेस किया है एल्किल समूह ने? हाइड्रोजन को। तो अमोनियम लवण में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर प्रतिस्थापी के रूप में आ गया एल्किल समूह। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? प्रतिस्थापित अमोनियम साल्ट। ऐसा अमोनियम साल्ट जिसका एक हाइड्रोजन R समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका है। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलिए, ये जुड़ गया। अब यदि हमें फ्री स्टेट में
एमीन चाहिए, मुक्त रूप से एमीन यदि प्राप्त करनी है तो बच्चों इसकी रिएक्शन किससे होगी? इसकी रिएक्शन करवानी है हमें क्षार के साथ। क्षार के रूप में हमने ले लिया NaOH। आप जानते हो NaOH में Na प्लस OH माइनस, तो Na प्लस और X माइनस ये दोनों मिलकर कौन सा मॉलिक्यूल बना लेंगे? NH। ये निकल जाता है, इसलिए मैं नेगेटिव लगाकर यहां पर इसको लिख रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन में ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनकर निकलता है। NX हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या बचा? OH माइनस, और इस NH3 प्लस में से क्या निकलेगा? H प्लस। इसमें से क्या निकलेगा? H प्लस, और यहां पर क्या है? OH माइनस, और दोनों जोड़कर बच्चों आपको पता ही है क्या बनाएंगे? H2O। अब क्या बच गया? क्या शेष रह गया? RnH2, RnH2, यानी कौन सी एमीन? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन। तो इतनी रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें आप, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें इसको, क्या हुआ और क्यों हुआ। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी रिएक्शन में। तो इसमें NH3 न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर Lp होता है। ये RX के R पे ही अटैक क्यों करता है? क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है। RX में जो कार्बन हेलोजन बंद है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जुड़ गया इसके साथ। और अब जैसे एक क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे, NaHH2O निकल गए, 1 डिग्री एमीन रह गई। ये रिएक्शन क्यों हुई थी? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास Lp होने से ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है। तो ये सेम कंडीशन यहां पर भी तो है बच्चों। यहां पर 1 डिग्री एमीन में भी तो नाइट्रोजन पर Lp है, इसका मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगी 1 डिग्री एमीन। यानी जो काम यहां पर अमोनिया ने किया है, ठीक वही काम हमारी 1 डिग्री एमीन भी करेगी। ये भी अगर इसको एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल मिलता है तो इसके ऊपर फिर से न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगी और इस रिएक्शन को फिर ये रिपीट करेगी। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो 2 स्टेप हैं इनको मैं मिला के लिख रहा हूं। 2 स्टेप कैसे? पहले स्टेप में तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है 1 डिग्री एमीन, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? RX, एल्किल हैलाइड के साथ। तो मैंने लिख दिया RX, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में फिर एमीन प्राप्त करने के लिए उसकी अभिक्रिया किससे करवाए? क्षार के साथ। तो बार बार 2-2 स्टेप न लिखकर अब अपन दोनों स्टेप एक साथ लिख दिया अपन कि पहले स्टेप में तो ये देखो अभिक्रिया RX और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गए, और दूसरे स्टेप में क्षार से अभिक्रिया करवाने से एमीन बन गई। तो दोनों स्टेप को मिला के लिख दिया बच्चों मैंने। यहां पर देखो RX लिख दिया यहां पर, और सेकंड स्टेप क्लियर है बात? चलिए अब ऐसा होने से इस रिएक्शन में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। बस वही तरीका अपना, पहले ये RX इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसके ऊपर जुड़ेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा बोलो? एक एल्किल समूह तो ऑलरेडी है, एक एल्किल समूह और जुड़ गया तो R2NH2 और आगे हो गया X। अब इसकी क्षार के साथ क्रिया होगी तो सेम वही बात, NaX निकल जाएगा, एक निकल जाएगा H2O। तो अब क्या बचेगा बोलो? N के ऊपर H2O के लिए एक H और निकल गया तो H एक ही बच जाएगा ना यहां पर। तो हम क्या लिखेंगे इसको? RNHR। और ये बच्चों कौन सी एमीन हो जाएगी बोलो? 2 डिग्री एमीन। कौन सी एमीन हो जाएगी? 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री एमीन हो गई है। अब 2 डिग्री एमीन के बाद ये 2 डिग्री एमीन फिर से न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगी। क्यों? न्यूक्लियोफाइल के रूप में अमोनिया और 1 डिग्री एमीन क्यों बिहेव कर रहे थे? क्योंकि इनके पास Lp है नाइट्रोजन, तो Lp इसके पास भी तो है नाइट्रोजन के पास। तो अगर इसको एल्किल हैलाइड का अणु फिर से मिलता है तो सेम रिएक्शन फिर से रिपीट होगी। दोनों स्टेप अपन एक साथ लिख ही रहे हैं। तो एक RX का मॉलिक्यूल इसको मिल गया, फिर उसकी रिएक्शन आगे हम क्षार से करवाएंगे। सेम वही बात
एक NH का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक H2O का। तो हाइड्रोजन हटकर इसके स्थान पर फिर से एक एल्किल समूह आ गया। तो बच्चों ये हो गया, नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह जोड़ दिए मैंने, और 3 एल्किल समूह जब नाइट्रोजन पे जुड़े हुए होते हैं तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, बोलो? 3 डिग्री एमीन। कौन सी एमीन है ये? 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन में फिर से एलपी है, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगी। लेकिन बाकी जो एमीन थी उसमें और इनमें एक फर्क है, वहां पर रिप्लेस होने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन भी है। देखो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है, लेकिन अब जो हमारी एमीन है उसमें नाइट्रोजन के पास रिप्लेस होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो दोनों स्टेप अपन साथ लिखते हैं, पहले RX के साथ जुड़ना, फिर क्षार के साथ। RX के साथ जुड़ने वाला काम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में क्षार के साथ क्रिया करने वाला इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो चलो जोड़ने वाला काम कर देते हैं। तो RX 3 एल्किल समूह तो ऑलरेडी इस पे जुड़े हुए हैं, चौथा ये हो गया। तो बच्चों कुल मिला के कितने हो गए? R4NX, N पे पॉजिटिव, X पर नेगेटिव। और इसी को कहा जाता है चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। इस तरह से रिएक्शन हो गई। तो जब एल्किल हैलाइड और अमोनिया को सील्ड ट्यूब में 373 पे गर्म करते हैं तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का मिक्सचर प्राप्त होता है। क्लियर है बात? अब रिएक्शन में हम देख लेते हैं, इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं बच्चों। अगर इस रिएक्शन में हम ये चाहें कि भाई इसमें 1 डिग्री एमीन ही मेन प्रोडक्ट के रूप में बने, हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन आगे ना चले, हमारा टारगेट है कि इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री एमीन को ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त करें, आगे वाली 2 डिग्री, 3 डिग्री चतुष्क अमोनियम लवण बहुत कम मात्रा में बने। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? इसकी मैकेनिज्म को देखो आप। जैसे ही 1 डिग्री एमीन बनी, अब ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ती है? क्योंकि 1 डिग्री एमीन एल्किल हैलाइड के नए मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ती है। अगर इस 1 डिग्री एमीन को आगे रिएक्ट करने के लिए एल्किल हैलाइड का अणु न मिले तो क्या आगे की रिएक्शन होगी? नहीं होगी। और न मिले वाली बात कब हो सकती है? जब शुरू में हम यहां पर जो अभिक्रिया हमने स्टार्ट की थी उस समय बच्चों यदि एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल बहुत कम ले हम और NH3 की मात्रा हम ज्यादा लें, यानी NH3 को किस में लें? एक्सेस में, ज्यादातर मात्रा अमोनिया की हो, एल्किल हैलाइड की मात्रा बहुत कम हो, तो इसका रिजल्ट बच्चों क्या होगा कि आगे रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम रहेगी, यानी हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। यही बात यहां पर देखिए नोट की गई है, आप देख रहे होंगे। क्या नोट की गई है बात इसमें? कि NH3 को अगर आधिक्य में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो 1 डिग्री एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में, यहां पर जोड़ देना आप, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। इसका लॉजिक समझ गए हम कि अगर हम शुरू में एक्सेस में यानी ज्यादा मात्रा अमोनिया की लेकर अगर हम चलते हैं तो इस रिएक्शन के आगे होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि उसको आगे रिएक्ट करने के लिए पर्याप्त संख्या में RX के मॉलिक्यूल मिलेंगे नहीं, इसलिए 1 डिग्री एमीन हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस रिएक्शन में जो ये एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं RX, इनमें क्योंकि हैलाइड 4 प्रकार के हो सकते हैं, फ्लोराइड की तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बहुत कम बात करते हैं, मोस्टली हम बात करेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। तो इस रिएक्शन में हम क्लोराइड लें या ब्रोमाइड लें, आयोडाइड लें, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
यहां पर मैं इसको नोट कर देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका क्या होगा। तो इसको तो समझने में कहीं कोई बच्चों दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध टूट रहा है। इसका मतलब जिस हैलाइड में कार्बन हेलोजन बंध कमजोर होगा वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो वो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील होगा। और जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ता है, जो बंध है वो कमजोर यानी वीक, दुर्बल होता चला जाता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं लिखूं बच्चों, तो मैं इस तरह से इसको लिखूंगा, RCl, RBr, और फिर लिखूंगा मैं आयोडाइड RI। अब इन तीनों हेलोजनों में से सबसे बड़ा आकार I का है, इसलिए इसमें कार्बन हेलोजन जो बंध है वो सबसे वीक है, और छोटा आकार इनमें Cl का है, तो ये जो कार्बन हेलोजन बंध है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसके टूटने के चांस कम होंगे, जो सबसे वीक है उसके टूटने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। और बंध की मजबूती और क्रियाशीलता एक दूसरे की उल्टी बातें हैं। बंध स्ट्रॉन्ग होगा तो टूटेगा नहीं तो नए यौगिक के साथ क्रिया नहीं करेगा, तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो यहां पर क्रियाशीलता का क्रम बच्चों ये हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड की बजाय एल्किल ब्रोमाइड होते हैं, वो ज्यादा इसके प्रति रिएक्टिव होते हैं, और उसकी बजाय जो एल्किल आयोडाइड हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये इस अभिक्रिया के प्रति इनका हैलाइडों का क्रियाशीलता का क्रम है। इस तरह से ओवरऑल जो एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स है उसके सारे कंसेप्ट को हमने समझा, कि एमोनोलिसिस का क्या मीनिंग है, उसके रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं, और इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है। इन सारे कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया।